आपको शायद यही लगता है कि वसीयत अगर एक बार रजिस्टर्ड हो जाए तो कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता है, उसका वैलिडिटी एकदम परमानेंट हो जाता है। लेकिन आपको ये गलत लगता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कई बार बहुत सारे जजमेंट्स पर रजिस्टर्ड वसीयत को खारिज किया है। क्यों किया है? कुछ शर्तें दिया गया है, उस शर्तों को पालन ना करके वसीयत लिखने जा रहे हो तो ध्यान में रखिए मेरी ये बात, आज नहीं तो कल 10 साल या फिर 20 साल बाद जा करके आपके ही फैमिली मेंबर में कोई मेंबर ऐसा होगा, वो उसको चैलेंज कर देगा। वसीयत अगर कोरे पन्ने में मतलब किताब से फाड़े और लिखना स्टार्ट कर दिए तो भी वो वैलिड है, क्योंकि हमारे भारत में वसीयत लिखने का कोई फॉर्मेट नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि वसीयत एक गुजरने वाले का आखिरी इच्छा होता है, इसको बहुत ही सीक्रेट माना जाता है। जब कोई इंसान ऊपर चला जाता है उसके बाद ही वसीयत खुलता है। तो यहीं पर आपको बताऊंगी सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसला विल की वैलिडिटी और सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस पर फोकस किया गया। लीला वर्सेस मुरुगनाथम जनवरी 2025, जब मैं इस केस को कवर कर रही थी तब मेरे सामने आया कुछ ये वैलिड पॉइंट्स जो रजिस्टर्ड वसीयत को भी मुंह के बल गिरा सकता है। ठीक है ना? तो दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ विल का रजिस्ट्रेशन उसकी वैलिडिटी का गारंटी नहीं है। विल की वैलिडिटी के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 63 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 के तहत एग्जीक्यूशन का प्रूफ होना जरूरी है। मुख्य बिंदु, विल बनाते वक्त, वसीयत लिखने के वक्त वसीयतकर्ता यानी कि टेस्टेटर का हेल्थ क्रिटिकल थी और ड्राफ्टिंग में बेनिफिशियरी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। यानी कि सपोज आप मेरे नाम पर कोई वसीयत में प्रॉपर्टी देके जा रहे हो, ठीक है ना, मैं बेनिफिशियरी हूँ, मुझे मिल रहा है संपत्ति, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये संपत्ति मेरे नाम लिख दो, यानी कि क्या मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ कि ये लिखो, ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कोर्ट ने कहा कि अगर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हो जैसे कि टेस्टेटर की मेंटल कंडीशन, अननेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन या बेनिफिशियरी की प्रेजेंस ड्राफ्टिंग के वक्त, तो विल प्रेजेंट करने वाले पर ड्यूटी है कि वो ये डाउट्स क्लियर करे। यानी कि जो वसीयत के वैलिडिटी के ऊपर सवाल उठा रहा है, कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा है, उनके ऊपर ये ड्यूटी है कि आप ये सब चीज प्रूफ करो। तो यहीं पर दोस्तों कोर्ट के इस जजमेंट में भी रिपीटेडली क्लियर किया रजिस्टर्ड विल को भी तभी वैलिड मानी जाएगी जब उसका एग्जीक्यूशन प्रोसीड्योर के मुताबिक हो। पहली बात तो रजिस्टर्ड होने के बावजूद विल सस्पिशियस थी क्योंकि टेस्टेटर की मेंटल कंडीशन डाउटफुल थी। इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने साफ कर दिया सस्पिशन यानी कि संदेह को रिमूव करना जरूरी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन या विटनेस का होना काफी नहीं है। नेक्स्ट केस की तरफ आगे बढ़े। बेंगलोर पैतृक संपत्ति विवाद, अप्रैल 2025 के इस पर्टिकुलर केस में एक बहुत पुरानी, ये केस 31 साल पुरानी डिस्प्यूट से संबंधित था। 3 डिकेड्स गुजर गई, फैमिली के मेंबर्स आपस में ही संपत्ति को लेकर के लड़ रहे हैं। यह केस एक 31 साल पुराने डिस्प्यूट से संबंधित थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि जॉइंट हिंदू फैमिली की जब पार्टीशन हो जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति का जो हिस्सा है वो एक सेल्फ अक्वायर्ड संपत्ति में कन्वर्ट हो जाता है। मान लीजिए मिस्टर ए, बी एंड सी, ये तीनों के पास एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी था, लेकिन आगे चल करके इस संपत्ति को 3 हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया। मिस्टर ए, बी एंड सी को इक्वल पोर्शन में संपत्ति मिल गया। इसका मतलब क्या होगा मालूम है? ये तीनों व्यक्ति का हिस्सा उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी माना जाएगा। मुख्य बिंदु, पार्टीशन के बाद प्रॉपर्टी पे व्यक्ति का एक्सक्लूसिव राइट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि जॉइंट हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन के बाद प्रत्येक सदस्य का हिस्सा स्व अर्जित संपत्ति माना जाता है, जिसे वो बिना परिवार के अन्य सदस्य की सहमति के बेच सकता है। मामले की पृष्ठभूमि, ये केस बेंगलोर में स्थित एक जॉइंट हिंदू परिवार से संबंधित है। यहाँ पिता ने अपने पिता यानी कि दादा से विरासत में मिली एक हिस्सा अपने भाई से खरीदकर अपने नाम कर लिया था। बाद में उन्होंने इस संपत्ति का एक भाग बेच दिया, जिसके खिलाफ उनके 4 बच्चे ने आपत्ति उठाई। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय में आया जॉइंट परिवार की संपत्ति का विभाजन होने के बाद प्रत्येक मेंबर को मिला हुआ हिस्सा
उनके स्व अर्जित यानी कि सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाता है। इसीलिए पिता को अपने हिस्से को बेचने के लिए अपने बच्चों की सहमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। अभी जरा ध्यान से सुनिए, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग ये एक सिद्धांत है, तो ब्लेंडिंग के सिद्धांतों को इस मामले में लागू नहीं किया जाएगा, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि विभाजन के बाद की संपत्ति यानी कि पार्टीशन होने के बाद की संपत्ति जॉइंट प्रॉपर्टी माना नहीं जाएगा। यहीं पर दोस्त महत्वपूर्ण निष्कर्ष, जो प्रॉपर्टी आपका एक सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, आप उसका वसीयत लिख सकते हो। जिस मोमेंट एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बंटवारा हो रहा है, हर एक को-पर्सनर को हिस्सा मिल जाने के बाद वो उनका सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाता है और वसीयत भी वो लिख सकता है उस संपत्ति का, और वो वैलिड भी होगा। लेकिन कुछ शर्तों का ध्यान में आपको रखना है, जैसे कि बेनिफिशियरी का इन्वॉल्वमेंट वहां पर नहीं होना चाहिए, जिनको आप संपत्ति दे रहे हो उनका सही से विवरण आपको देना पड़ेगा, या फिर जिनको आप संपत्ति नहीं देना चाह रहे हो, निकल रहे हो, उनका भी विवरण प्लस कारण क्यों निकल रहे हो ये भी आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब कुछ लिखने के बाद विटनेसेस कौन कौन है उसका नाम पता मेंशन कीजिए। फाइनली जाकर के वसीयत को रजिस्टर्ड करवाइए और एग्जीक्यूशन प्रोसीजर में सेक्शन 63 का पालना जरूर करें और सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को भी ध्यान में रखना है। धारा 63 में कहा गया है कि अगर कोई आदमी वसीयत लिखता है यानी कि रिटन विल बनाता है तो उसे साइन करना जरूरी है। 2 गवाह सबसे इंपॉर्टेंट है। विल लिखने वाला साइन कराए, गवाह देखेगा। पहला गवाह साइन कराए, दूसरा गवाह देखेगा। तो सिग्नेचर का प्रोसीजर कुछ ऐसा है, एक दूसरे को देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है, जो अभी का ये सेक्शन बन गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जब कोई बोले कि ये विल असली है, उस परिस्थिति में कम से कम एक विटनेस कोर्ट में बुलाना जरूरी है। सो दैट्स इट। ज्वाइन कीजिए मेरी मास्टर क्लास, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ पाएगा। मिलती हूँ ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, लीगल अवेयरनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।